कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अरे सुबह सुबह किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? अरे सर, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया ना। अच्छा, हो गया क्या? अरे सर, लास्ट लेक्चर में ही तो हो गया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इतने अच्छे से हमने कवर करा। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? वायरस, वायरोइड, लाइकेन, और आप प्रायोन्स। क्यों रो रहे हो भाई? आपको जगह नहीं मिली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में? अरे कैसी बातें कर रहे हो? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वेटेकर ने दिया था 1969 में, और उन्होंने लगभग सभी को क्लासिफाई कर दिया था। क्या नाम बताया? वायरस, वायरोइड, लाइकेन, प्रायोन। एक बार चेक कर लेते हैं यार, इनको जगह मिली नहीं मिली। सर, एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना। रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आर एच विटेकर की बात करते हैं, 1969 की बात करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। और जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें मोनेरा देखा जाएगा, प्रोटिस्टा देखा जाएगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। सर, एनिमल में तो लास्ट लेक्चर में आपने कई सारे नाम बोले थे, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कोडेटा, सेफलोकोडेटा, यूरोकोडेटा। सर, यहाँ पर तो वायरस, वायरोइड, लाइकिन कुछ भी नहीं है, है ना। तो एनिमल में तो नहीं रखा हमने इनको। किस किस को रखना था? वायरस रोता हुआ आया है, वायरोइड रोता हुआ आया है, लाइकेन आया है, और प्रायोन आया है। इन सबको जगह नहीं मिली, ऐसा इनका कहना है। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। मोनेरा में हमने क्या रखा था? सर, मोनेरा में तो हमने प्रोकैरियोट्स को देखा था, प्रोकैरियोट्स को रखा था। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया मिलते थे। ठीक है। प्रोटोजोआ में हमने क्या पढ़ा था? सर, प्रोटोजोआ की बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी। हमने ये देखा था कि यहाँ पर कुछ एनिमल लाइक होते, कुछ प्लांट लाइक होते, तो हमने इसको क्लासिफाई किया था क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन में। ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई की बात करते हैं। सर, फंजाई को भी हमने क्लासिफाई किया था फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ठीक है। प्लांट की बात करते हैं। सर, प्लांट में भी आपने बताया था, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एनिमल में भी आपने इतने सारे नाम ले दिए, वहां पर भी कुछ नहीं है। सर, बात तो बिल्कुल सही है, इनका रोना तो बनता है। बेचारे वायरस, वायरोइड, लाइकेन और प्रायोन को जगह ही नहीं दी। चलो आर एच विटेकर से पूछते हैं, क्यों भाई, क्यों नहीं दी जगह? अरे सर देखो, बात ऐसी है, ये जो सीधे बन रहे हैं ना, ये वायरस है, ये वायरोइड है और ये प्रायोन। इन तीनों को मैं बताता हूँ। ये जो वायरस है, ये जो वायरोइड है और ये जो प्रायोन है ना सर, ये एसेलुलर और एसेलुलर है, मतलब कि ये खुद से लिविंग नहीं है ना। ये लिविंग कंसीडर नहीं करे जाते, ये लिविंग नहीं है, ये एसेलुलर स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी? वायरस, वायरोइड और प्रायोन। ये जो है एसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये लिविंग नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तो क्लासिफाई कर ही नहीं सकते थे, है ना। मैंने कहा लाइकेन के बारे में क्या ख्याल है? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि लाइकेन तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का, तो फिर इसको क्लासिफाई क्यों नहीं किया भाई, है ना। इसको तो क्लासिफाई करना चाहिए था। अगर मैं लाइकेन की बात करूं, ओहो, चलो एक बार इरेजर यूज कर लेते हैं। अगर मैं लाइकेन की बात करूं तो आप सभी को पता है कि लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई से मिलकर बना है। जहां पर जो एल्गी का कंपोनेंट है उसको कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंजाई का कंपोनेंट है उसको कहते हैं माइकोबायोंट, है ना। तो एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोंट, फंजाई कंपोनेंट माइकोबायोंट, दोनों एसोसिएशन है। इन दोनों का एसोसिएशन मिलकर कहलाता है लाइकेन, और ये एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, क्योंकि एल्गी यहाँ पर फूड प्रिपेयर कर देता था। एल्गी यहाँ पर ऑटोट्रॉफ हुआ करता था। फंजाई जो है हेट्रोट्रॉफ होता था, दूसरों पे डिपेंड रहता था। और फंजाई जो है वाटर, मिनरल और ह्यूमिडिटी ट्रूप्स आप बोल लीजिए, जो कि प्रोवाइड करता था एल्गी को। हाँ सर, हमें याद है लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इन विच एल्गी प्रोवाइड्स फूड एंड फंजाई प्रोवाइड वाटर, मिनरल्स। ये हमें पता है। एल्गी ऑटोट्रॉफ होता है, एल्गी खुद का खाना खुद बना लेता है। फंजाई जो है हेटरोट्रॉफ होता है, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, एल्गी पे डिपेंड रहता है, हमें पता है। एल्गल कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोंट, फंजाई कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबायोंट, हमें पता है सर। पता तो मुझे भी है, पर दिक्कत ये है ना कि भाई इनको भी क्लासिफाई नहीं किया, जबकि ये तो लिविंग है। अब
अब क्या करें सर? इनको अलग से ही रखना पड़ेगा अब। हाँ, अलग से ही रखना पड़ेगा। चलो सर, ये तो समझ में आता है कि वायरस जो है, वायरॉइड जो है, प्रायोन जो है, एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि यहाँ पर सेल ही नहीं है, ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर हम किसी को लिविंग कंसीडर करेंगे ना, तो सबसे पहले उसके पास सेल तो होनी ही चाहिए, सेलुलर स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर मैं किसी को बोलूंगा लिविंग है, तो उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर तो होनी ही चाहिए, सेल तो होनी ही चाहिए। पर वायरस में, वायरॉइड में और प्रायोन में ये जो है ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी सेल नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक बार वायरस को देखते हैं कि ऐसा क्या है वायरस में। अगर ये सेलुलर नहीं है तो फिर क्या है ये एक्चुअल में है। ठीक है, चलो वायरस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूँ वो एज इट इज आपको लिखना है। वायरस जो वर्ड है वो आया था लैटिन वर्ड से। ठीक है, वेनम से। कहाँ से आया था? वेनम से। तो वायरस जो वर्ड है वो आया था लैटिन वर्ड से, जो है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है सर। वायरस जो वर्ड है, वायरस जो इंग्लिश का वर्ड है, ये आया था लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा? वेनम। और वेनम का मतलब होता था पॉइजनस फ्लूइड। वायरस एक तरह का ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, वायरस ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। वायरस जो है लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है वेनम। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरस के अंदर ना सेल होती है, मतलब कि सेल है ही नहीं, एसेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर एसेलुलर स्ट्रक्चर है तो किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पॉइंट्स बढ़ाने के तरीके हैं। जैसे मैं वायरस को देख रहा हूँ और मुझे पता है कि वायरस ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है भाइयों? ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। और अगर वो ए सेलुलर है मतलब उसके पास सेल है ही नहीं। और अगर सेल नहीं है तो क्या सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी? नहीं होगा ना कुछ भी। न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ए सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो आप इस तरह से पॉइंट बढ़ा सकते हैं कि वायरस एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब उसके अंदर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ एब्सेंट होता है। वायरस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक। वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक। सर किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है लिविंग और नॉन लिविंग को। सो वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि वायरस खुद से रेप्लिकेट नहीं करता। अगर वायरस को रेप्लिकेशन करना है, अगर वायरस को अपने नंबर बढ़ाने हैं, तो वायरस को चाहिए होस्ट सेल। जैसे मान लीजिए ये वायरस है। अब ये वायरस बाहर तो इनर्ट रहता है, नॉन रिएक्टिव रहता है, ये खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। वायरस एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकती। ये बाहर इनर्ट रहता है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। पर जैसे ही ये होस्ट के कांटेक्ट में आता है, होस्ट की बॉडी में जाता है, उस कंडीशन में जो भी होस्ट की सेल है, जैसे ये मेरी सेल है, अब मेरी सेल है तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होगी, होगी नहीं होगी? बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन होगी। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, बीचों बीच न्यूक्लियस होगा, अलग अलग तरह के ऑर्गेनल हो गए जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ होगा मेरी सेल में, क्योंकि मैं तो यूकैरियोटिक हूँ, मैं तो सेलुलर स्ट्रक्चर हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो वायरस आएगा। वायरस बाहर तो कैसा था? वायरस बाहर तो इनर्ट था, क्रिस्टलाइन था, इनर्ट था, क्रिस्टलाइन था। पर वायरस जैसे ही होस्ट के कांटेक्ट में आता है, ये वायरस अपने नंबर बढ़ाता है, अपने नंबर बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? होस्ट सेल को यूज करके अपने नंबर बढ़ाता है। ठीक है सर, अभी तक ये बात क्लियर हो गई कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि वायरस जो है बाहर तो इनएक्टिव है, इनर्ट है, किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। अगर वायरस को रेप्लिकेशन करना है, वायरस को अपना नंबर बढ़ाना है, तो उसको होस्ट सेल चाहिए। तो इसीलिए वायरस के लिए एक और वर्ड बोला गया है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोला गया है? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि भैया एकदम मानने वाला, है ना, एकदम सच्चा। ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब जो होस्ट सेल पे डिपेंड रहता है। और आपको पता ही लग रहा है कि वायरस खुद से रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। वायरस बाहर तो एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, अगर उसे रेप्लिकेशन करना है, अगर उसे ग्रोथ करनी है, उसका नंबर बढ़ाना है, तो उसको क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए। इसलिए बोला गया है कि वायरस आर ऑब्लिगेट, बिल्कुल, है ना, एक सच्चा पैरासाइट होता है।
जो कि होस्ट सेल पे ही डिपेंड होता है। अगर उसको नंबर बढ़ाना है तो वो होस्ट सेल पे ही डिपेंड होगा। ठीक है सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, वायरस एक तरह का न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है बच्चों? न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस एक तरह का क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब यहां पर न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन तो आप जानते ही है, जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है ना, जैसे मान लीजिए वायरस है और वायरस के ऊपर जो है ना प्रोटीन का एक कोट होता है, तो जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है उसे कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं इसको? कैप्सिड। जैसे मान लीजिए ये कैप्सिड है पूरा, ये जो पूरा प्रोटीन कोड है वायरस का, ये क्या है? कैप्सिड। पर अगर मैं एक सिंगल प्रोटीन की यूनिट को देखूं, पूरे को तो क्या बोल दिया कि वायरस का अगर कोई प्रोटीन कोट है तो उस पूरे को तो बोल दिया मैंने कैप्सिड। पर अगर मैं एक सिंगल प्रोटीन की यूनिट को देखूं तो इसको मैं कहूंगा कैप्सोमियर। क्या कहूंगा? कैप्सोमियर। ठीक है सर, आपने बोला कि वायरस एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है, फिर आप बोल रहे हो कि वायरस के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, उस पूरी प्रोटीन की कवरिंग को कहा जाता है कैप्सिड। पर अगर एक सिंगल प्रोटीन का सब यूनिट आप बोलोगे तो उसे बोलोगे कैप्सोमियर। ठीक है सर, तो प्रोटीन का मतलब हमें समझ में आ गया, कैप्सिड। कैप्सिड एक पूरी प्रोटीन की कोट हो गई, और अगर मैं कैप्सोमियर बोल रहा हूं मतलब कि एक सिंगल सब यूनिट हो गई, एक सिंगल सब यूनिट। सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए एंड आरएनए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, वायरस ईदर कंटेन डीएनए, ईदर कंटेन आरएनए। या तो वायरस के पास डीएनए होगा या फिर वायरस के पास आरएनए होगा। वायरस में दोनों ही चीज नहीं मिलेगी कभी भी। वायरस या तो डीएनए रखेगा, वायरस या तो आरएनए रखेगा। ऐसा कोई सा भी वायरस नहीं है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों ही मिलते हों। ये बात क्लियर हो गई? तो वायरस ईदर कंटेन डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है सर, हमें ये क्लियर हुआ कि वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए आरएनए। फिर आपने बोला वायरस या तो डीएनए रखेगा या आरएनए रखेगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं रखेगा। फिर आपने बोला प्रोटीन, प्रोटीन को हम बोलते हैं कैप्सिड। और अगर एक सिंगल सब यूनिट की बात करें तो कैप्सोमेयर। ठीक है सर, हमें जहां तक क्लियर हो रहा है हम आपको बताते हैं कि हमें क्या क्लियर हुआ है। हमें थोड़ा बहुत इतना कहानी तो समझ में आ गई सर कि वायरस एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलता है। जैसे मान लीजिए ये वायरस है, इस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों तो नहीं होंगे। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। ठीक है, अब इस वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी ये जेनेटिक मटेरियल है, जो भी ये न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए, इसको बचा के रखने का काम होता है प्रोटीन कोट का। ये जो प्रोटीन की कवरिंग है ना, ये जो प्रोटीन का कोट है, ये इसको बचा के रखता है। और प्रोटीन की कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और एक सिंगल सब यूनिट को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि वायरस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए या आरएनए। किसी भी वायरस में दोनों नहीं मिलेंगे, किसी में डीएनए मिलेगा तो किसी में आरएनए मिलेगा। क्लियर? अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है कैप्सिड का, और वी कैन से कैप्सोमियर का, जो कि प्रोटीन की कवरिंग होती है वायरस की। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये जो वायरस का डीएनए है, ये जो वायरस का आरएनए है, इसको प्रोटीन जो है बचा के रख रहा है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वायरस वायरस अगर नुकसान पहुंचाएगा ना, तो ये जेनेटिक मटेरियल से ही पहुंचाएगा। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही इन्फेक्शियस होता है, वही इन्फेक्शन करता है। तो ध्यान रखना, वायरस में कौन इन्फेक्शन करता है? उसका न्यूक्लियो, मतलब उसकी न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि डीएनए या आरएनए, और वी कैन से जेनेटिक मटेरियल। इसलिए वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत ही अच्छे से प्रिवेंट करके रखता है। क्यों? क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वही जाके नुकसान पहुंचाएगा होस्ट सेल को। और प्रिवेंट कैसे होगा? प्रिवेंट होगा विद द हेल्प ऑफ कैप्सिड, और वी कैन से कैप्सोमियर, विच इज अ प्रोटीन कोट ऑफ वायरस। क्लियर? क्लियर है सर, अच्छे से क्लियर है। ठीक है सर, अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रोटीन का कोट है ना, ये जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सोमियर आपको दिख रहा है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज होता है। मतलब कि वायरस है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। अब ऊपर की जो प्रोटीन कोटिंग है वो अलग अलग स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। कुछ होती है हेलिकल स्ट्रक्चर,
कुछ होती है हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ होती है पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री, पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है सर, हमें यह भी क्लियर हो गया कि वायरस का जो प्रोटीन की कवरिंग है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में होती है। कुछ प्रोटीन की कवरिंग हेलिकल फॉर्म में होती है, कुछ प्रोटीन की कवरिंग पॉलीहेड्रल फॉर्म में होती है। क्या आपको मेरी कही हुई सारी बातें क्लियर है? तो हम आगे बढ़े, चलिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन, बेचारे लाइकेन को भी नहीं रखा। और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि वायरस, वायरोइड, प्रायोन, इनको भी नहीं रखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? R.H. विटेकर इन द ईयर 1969। क्लियर? देखो बेचारे सब रो रहे हैं, लाइकेन रो रहा है, सबको चुप करा रहा है, क्योंकि लाइकेन तो बड़ा है ना भाई। ये वायरस है, ये वायरोइड है, ये प्रायोन है, ये सब परेशान हो रहे हैं कि भाई हमें तो जगह ही नहीं दी, है ना। फिर बाद में पता लगा कि ये वायरस है, ये वायरोइड है, और ये प्रायोन जो है ना, ये तो लिविंग है ही नहीं, क्योंकि ये तो एसेलुलर है। और एसेलुलर होने के साथ साथ ये इन्फेक्शियस एजेंट भी है। मैंने आपको बोला ना कि वायरस में कौन इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शियस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसका जेनेटिक मटीरियल, या तो डीएनए या आरएनए, दोनों तो मिलेगा नहीं किसी में। ठीक है। उसके बाद वायरस की तारीफ कर रखी है कि वायरस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है वेनम से। वेनम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरस एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि नॉन सेलुलर है, जहां पर सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, सब कुछ एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ये सारे पॉइंट बढ़ाने के तरीके हैं। वायरस अगर बाहर देखा जाए, होस्ट बॉडी की बाहर की तरफ अगर वायरस देखा जाए, तो वायरस एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। आउटसाइड है लिविंग सेल, आउटसाइड है होस्ट सेल, और वी कैन से लिविंग सेल। Virus is a connecting link between living and non-living organism. Virus either contain RNA or DNA, not both. दोनों नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि वायरस होस्ट सेल में एंटर करके अपने नंबर बढ़ाता है, तो यहां पर लिखा भी है कि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है जो कि होस्ट सेल के अंदर एंट्री करके होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करके, मशीनरी मतलब जैसे होस्ट सेल है, मेरी सेल है, अब मेरी सेल में क्या होगा? डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, आरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा, नॉर्मल चीजें चल रही मेरी सेल में। वायरस आ गया, वायरस कहता है हटो, अब मैं काम करूंगा। वायरस खुद के वायरल रेप्लिकेशन करने में लग जाता है। तो वायरस ने हमारी होस्ट सेल की मशीनरी को यूज किया। वायरस की खुद के पास तो कुछ भी नहीं, बेचारा है, सेलुलर है। तो वायरस ने हमारी होस्ट सेल की मशीनरी को यूज किया और खुद के नंबर बढ़ाए। सो वायरस इज ए ऑब्लिगेट पैरासाइट on host cell use host machinery to replicate themselves। और वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसे कहते हैं कैप्सिड, और एक सिंगल सब यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर। और ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे कि हेलिकल फॉर्म, जैसे कि हेलिकल फॉर्म और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री, या फिर आप बोल लीजिए पॉलीहेड्रल फॉर्म। तो ये जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ये अलग अलग तरह से अरेंज होता है, जैसे कभी हेलिकल अरेंज हो गया, कभी पॉलीहेड्रल की तरह अरेंज हो गया। अगर मैं एग्जांपल दूं हेलिकल का, कि प्रोटीन का कोट हेलिकल अरेंज है, बताओ, तो ये रहा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है टोबैको मोज़ेइक वायरस का। कौन से वायरस का? टोबैको मोज़ेइक वायरस का स्ट्रक्चर है। और ये जो प्रोटीन की कवरिंग है, ये जो पूरा प्रोटीन का कोट है, इसे क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। और अगर सिर्फ एक सब यूनिट की बात करूंगा, सिर्फ एक सब यूनिट की, तो उस सब यूनिट को हम क्या कहेंगे? कैप्सोमियर कहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कैप्सोमियर कहेंगे। क्लियर? तो ये जो अरेंजमेंट है प्रोटीन का, इस अरेंजमेंट को कहते हैं हेलिकल अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट है ये? हेलिकल अरेंजमेंट है। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया कि प्रोटीन जो है अलग अलग तरह से अरेंज होता है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल। आपने बोला कि हेलिकल का बेस्ट एग्जांपल है टोबैको मोज़ेइक वायरस, शॉर्ट में बोलते हैं टीएमवी, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और कुछ पॉलीहेड्रल फॉर्म्स भी होती है। और ये जो दूसरी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या बोला मैंने? एकदम बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? मतलब कि ऐसे वायरस, ये वायरस ही है, वायरस ही है, इसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। नाम से पता लग रहा, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए। क्या बात कर रहे हो सर, बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ जी, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए, उस तरह के वायरस को हम क्या कहेंगे? उस तरह के वायरस को हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। यहां पर लिखा भी है वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया। क्या ये सारा इंट्रोडक्शन क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, एक साइंटिस्ट आए थे डीजे, क्या नाम है, डीजे नाम है ना। तो यहाँ पर जे तो लिखा नहीं, अब एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया, जे हटा दिया, इनका नाम अब रख दिया डी एवेनोस्की। ठीक है, जे भी है इनका पूरा नाम, तो डीजे याद रख लीजिए या फिर डी वेनोस्की याद रख लीजिए। 1892 की बात है, कब की बात है, 1892 की बात है, डीजे वेनोस्की। डीजे मूवी देखी साउथ की, डीजे बहुत मस्त है, देखना। तो डी इवानोस्की और वी कैन से डीजे वेनोस्की, 1892 की बात है। इन्होंने पहली बार नाम बोला वायरस। तो अगर आपसे पूछे हु कॉइन्ड द नेम वायरस, तो आंसर जाएगा डी इवानोस्की, डिमित्री इवानोस्की और डीजे वेनोस्की। क्लियर? इन द ईयर 1892 he coined the term virus, or we can say he coined the name virus. क्लियर? अब देखो हुआ क्या था। सबसे पहले इन्होंने एक टोबैको की लीफ ली, ऐसी टोबैको की लीफ ली जहां पर मोजेक डिजीज हो रखी थी। किस तरह की डिजीज हो रखी थी, मोजेक डिजीज। सर टोबैको की लीफ है, उसमें मोजेक डिजीज हो रखी थी, कुछ सुना सुना लग रहा है। देखो सर, टोबैको मोजेइक वायरस क्या इसी की वजह से होता है? हाँ बिल्कुल, नाम से पता लग रहा। टोबैको में मोजेइक करना, टोबैको मोजेइक वायरस की वजह से, आई रिपीट, टोबैको मोजेइक वायरस की वजह से जो टोबैको की लीफ है उसमें मोजेइक डिजीज हो गई थी। कौन सी डिजीज हो गई थी? मोजेइक डिजीज। तो ये कौन करेगा? टोबैको मोजेइक वायरस जो है टोबैको की लीफ में मोजेइक डिजीज करेगा। अब इनको पता नहीं था उस टाइम कि क्या वायरस क्या होता है, कुछ पता नहीं था। इन्होंने देखा कि एक टोबैको की लीफ है, उसमें कुछ मोजेक डिजीज हो रही है, तो इन्होंने क्या करा, यहां से इस पैथोजन को निकाल लिया। पैथोजन जो वर्ड है वो सभी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो वायरस हो। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो कि होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाए, चाहे प्लांट को नुकसान पहुंचाए चाहे एनिमल को नुकसान पहुंचाए, अगर वो नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्हें कहा गया है पैथोजन। कौन सा जन? पैथोजन। बेटा ये सज्जन नहीं है, ये पैथोजन है, ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो पैथोजन को यहां से हमने आइसोलेट किया, निकाला। चेक करेंगे ना कि यार ये एक्चुअल में है क्या। उनको तो अभी वायरस का कुछ पता नहीं है, उनको तो लग रहा है कोई बैक्टीरिया बैक्टीरिया है ना। उनको चेक करना है कि यार ये कौन है, यार ये टोबैको में मुझे एक डिजीज कर रहा है क्या ये। तो इन्होंने क्या करा, एक बैक्टीरिया का फिल्टर था, बैक्टीरिया का फिल्टर, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर, क्या बोलोगे, बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर, इससे इन्होंने पास करा के देखा इस पैथोजन को। अब होता क्या कि अगर बैक्टीरिया होता तो यहीं कहीं अटक जाता, है ना। जैसे मान लो छान रहे हम, तो अगर बैक्टीरिया होता तो वो इस साइज का होता कि वहीं अटक जाता। पर हमें पता लगा कि इस पैथोजन ने, जो भी ये बीमारी कर रहा है, इस पैथोजन ने इजीली क्रॉस कर लिया बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर को। तब जाके साइंटिस्ट को पता लगा कि भाई ये तो बैक्टीरिया से भी छोटा कुछ है। जैसे मैं छन्नी है मेरे पास, अगर मैं छान रहा हूं, मुझे पता है कि बैक्टीरिया होगा तो सरफेस पे रह जाएगा, पर वो तो सरफेस से भी निकल के अंदर चला गया। तो मुझे पता लगा कि यार ये तो बैक्टीरिया से भी कुछ छोटी चीज है, जो फिल्टर को पास करके नीचे आ गई इजीली। तब हमें पता लगा कि ये बैक्टीरिया नहीं है, दिस इज नॉट ए बैक्टीरिया, दिस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, तो इन्होंने वायरस नाम बोल दिया उसको। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये डीजे की कहानी है। किसकी कहानी है? डीजे की। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? साइंटिस्ट का नाम क्या था, ईयर क्या था, किसने पहली बार वायरस बोला, क्या ऑब्जर्व किया, है ना, कौन सी लीफ में था, किस वायरस की वजह से था, कैसे पास कराया, क्या कंक्लूड किया, ये सारे क्वेश्चन से एमसीक्यू हैं। नेक्स्ट आते हैं एम डब्ल्यू बिजरनेक इन द ईयर 1898। एम डब्ल्यू बिजरनेक, तो ये कैसा नाम है बस, बिजरनेक, एम डब्ल्यू बिजरनेक इन द ईयर 1898। इन्होंने क्या करा, वही लीफ ले ली। कौन सी लीफ? टोबैको, टोबैको की लीफ ली। अब ये टोबैको की लीफ में क्या हो रहा था, वही मोजेक डिजीज हो रही थी टोबैको मोजेक वायरस की वजह से। ठीक है सर, पिछले साइंटिस्ट को चैन नहीं था, उन्होंने भी टोबैको की लीफ ली थी, उन्होंने भी मोजेक डिजीज वाली ली थी। इन साइंटिस्ट ने भी टोबैको की लीफ ली है, मोजेक डिजीज वाली ही ली है। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहां से इस पत्ती का जूस निकाला। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लीफ थी, उस लीफ का मैंने जूस निकाल लिया, है ना, उसका जूस निकाल लिया। अब जैसे ही मैंने उसका जूस निकाला, ही एक्सट्रैक्ट द फ्लूइड फ्रॉम लीफ, हमने क्या करा, उस लीफ का फ्लूइड निकाल लिया। ठीक है, उस फ्लूइड को हमने एक नई पत्ती पे इंट्रोड्यूस किया जो कि बिल्कुल सही है। ये जो लीफ थी ये बिल्कुल सही थी, ये बिल्कुल सही वाली लीफ है। हमने क्या करा, हमारे पास जो लीफ थी उस पे मोज़ेक डिजीज हो रखी थी। क्या हो रखी थी? मोज़ेक डिजीज हो रखी थी। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, इस लीफ का फ्लूइड निकाला,
और उस फ्लूइड को हेल्थी लीफ पे डालते देखा, जो एक बिल्कुल सही लीफ थी उस पे डालकर देखा। पता ही क्या हुआ, ये लीफ भी खराब हो गई, यहाँ पर भी मोजेक डिजीज हो गई। क्या हो गई? मोजेक डिजीज हो गई। बताओ, ऐसा हुआ। तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट द फ्लूइड फ्रॉम लीव्स, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस दिस फ्लूइड विथ हेल्थी प्लांट, हमने क्या करा, लीव्स का फ्लूइड निकाला और उस फ्लूइड को एक हेल्थी प्लांट पे डाला, तो हमें पता लगा कि वो जो हेल्थी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया, खराब हो गया। तो बाद में हमने बोला कि ये जो फ्लूइड है, जो कि हमने मोजेक डिजीज वाली पत्ती से निकाला था, ये कोई आम फ्लूइड नहीं है, ये जो है दूसरों को बीमारी कर सकता है, दूसरों को इन्फेक्शन कर रहा है। तो इसके लिए बोला गया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। फिर क्या बोल रहे हो? अरे देखो, 2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, कंटाजियम कोंटाजीनियस वाला, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। आप बोल लीजिए कोंटाजियम या कंटाजियम, जैसा आपको याद रखना है रखिए, पर याद रखना पड़ेगा कोंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शियस क्यों बोला? क्योंकि सामने वाले में इन्फेक्शन कर रहा है, जो हेल्थी प्लांट था उसमें भी इन्फेक्शन कर दिया, तो एक तरह का इन्फेक्शियस फ्लूइड है, और कहीं ना कहीं लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, तो लिविंग के लिए हार्मफुल भी है, तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है सर, हमें क्लियर हो गया। एमडब्ल्यू विजरनेक इन द ईयर 1898 इन्होंने एक लीफ ली थी, उस लीफ में पहले से बीमारी हो रही थी टोबैको मोजेक वायरस की वजह से, उसको बोलते थे मोजेक अफेक्टेड लीव्स। उस लीव्स का इन्होंने जूस निकाला, फ्लूइड निकाला, उस फ्लूइड को इन्होंने हेल्थी प्लांट पर डाला, तो हेल्थी प्लांट भी खराब हो गया। तो बाद में इन्होंने उस फ्लूइड का नाम दे दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। क्या क्लियर है? क्लियर है। आगे चलें? बिल्कुल चलें। फिर आता है डब्ल्यू एम स्टेनले। फिर कौन आते हैं? डब्ल्यू एम स्टेनले। एक बार रिकॉल करा देते हैं, एम डब्ल्यू विजरनेक और डीजे। क्या है? डीजे। चलिए, तो डीजे के बाद, एम डब्ल्यू विजरनेक के बाद आए हैं हमारे पास डब्ल्यू एम स्टेनले। इन द ईयर 1935 he showed that virus could be crystallized and crystal consist of largely of protein। इन्होंने क्या बताया? हमें पता है ना आज की तारीख में कि वायरस के पास प्रोटीन का कोट होता है। वायरस जो है इनर्ट स्ट्रक्चर होती है आउटसाइड द लिविंग सेल, वो इन्होंने ही बताया। नाम क्या है इनका? डब्ल्यू एम स्टेनले। इन द ईयर 1935 he showed that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein। इन्होंने बोला कि वायरस जो है आउटसाइड द बॉडी एक इनर्ट स्ट्रक्चर है, वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसके ऊपर प्रोटीन का कोट प्रेजेंट होता है। वो किसने बोला है? डब्ल्यू एम स्टेनले ने। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर होस्ट सेल, है ना। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सारी बातें किसने बोली थी? डब्ल्यू एम स्टेनले ने। क्लियर है? बस इतना ही। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है साइंटिस्ट की। अब देखो, बाकी सारी चीजें आपको पता है कि वायरस जो है जेनेटिक मटेरियल भी रखता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, सिर्फ एक ही तरह का होगा। किसी भी वायरस के बाद दोनों नहीं होते, सिर्फ एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, नेवर बोथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद आपको ये भी पता है कि वायरस एक तरह का न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लिक एसिड हो गया, है ना। न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि आरएनए डीएनए, जो कि इन्फेक्शियस पार्ट होता है। एक होता है प्रोटीन पार्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए आरएनए को। अब जो आपको नहीं पता वो देखो कि वायरस जो है प्लांट को तो अफेक्ट कर ही रहा है, हमने देखा ना, टोबैको मोजेक, है ना, देखा। फिर वायरस जो है एनिमल को भी अफेक्ट करता है, ऑब्वियसली करता है, जैसे एचआईवी का वायरस, कोरोना वायरस, अरे बहुत सारे वायरस है। ठीक है। फिर वायरस जो है कुछ बैक्टीरिया को भी अफेक्ट करते हैं, हमने देखा ना, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए उन वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो वायरस प्लांट को भी नुकसान पहुंचा रहा है, वायरस एनिमल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और वायरस बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेज। अब मैंने आपको बोला कि वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, बोला ना। तो ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, उन वायरस में ज्यादातर, जनरली मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ दम हो गया, मोस्ट ऑफ देम वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ज्यादातर वायरस, ध्यान से सुनो स्टेटमेंट को, ज्यादातर वायरस जो कि बैक्टीरियोफेज नेचर के हैं, मतलब कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, वो ज्यादातर वायरस क्या जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए रखते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि हमने देखा मोस्ट ऑफ देम हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
मोस्ट ऑफ देम मतलब कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई वायरस प्लांट को अफेक्ट कर रहा है तो जनरली वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जनरली बोल लीजिए या फिर मोस्टली बोल लीजिए, वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला ही होगा। एनसीईआरटी लिख रही है कि अगर कोई वायरस प्लांट को अफेक्ट करता है तो जनरली मोस्टली उस वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड मतलब ये सिंगल, डबल की तरह ये डबल, जो हमें है ही नहीं वो डबल है ना। चलो कोई बात नहीं। तो इन्फेक्ट प्लांट, तो जनरली वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं। अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट करें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे वायरस जो कि एनिमल को अफेक्ट करते हैं। उन वायरस में हो सकता है किसी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिले, हो सकता है किसी वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिले, और हो सकता है किसी वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिले। मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें कितने बैक्टीरियोफेज, ज्यादातर बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। ऐसे वायरस जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं तो ज्यादातर ऐसे वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। ऐसे वायरस जो कि एनिमल को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस भी हो सकता है। आगे चलते हैं, ये सारी बातें आपको पता है, प्रोटीन कोड के बारे में सब कुछ आपको पता है, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है ना। हेलिकल होता है, पॉलीहेड्रल होता है। हेलिकल का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, टोबैको मोज़ेइक वायरस। उसके बाद वायरल डिजीज की बात करें कि ह्यूमंस में जैसे कोरोना वायरस हो गया, एचआईवी वायरस हो गया, तो ह्यूमंस में जो हमने ये देखा ना, अलग अलग तरह के वायरस, जैसे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाले वायरस, डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले वायरस, डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले वायरस। तो ये जो वायरस है ये किस तरह से ह्यूमन को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां करते हैं। तो मम्स, इट इज कोज्ड बाय वायरस। स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा नीट में, आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। आपको चार ऑप्शन दे देंगे, एचआईवी, या फिर आप बोल लीजिए एड्स। दूसरा ऑप्शन आपको दे देंगे मम्स, है ना। तीसरा ऑप्शन आपको दे देंगे हर्पिस। फोर्थ ऑप्शन आपको दे देंगे टाइफाइड। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है ना। कौन सा डिजीज वायरस की वजह से नहीं होता, वो डिजीज को पहचानो। तो आपको पता है एड्स एचआईवी वायरस से होता है, तो ये तो ऑप्शन ही कट गया, क्यों, हमें तो नॉन वायरल ढूंढना है, नॉन वायरल ढूंढना है हमें, है ना। फिर मम्स, मम्स भी वायरस की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर क्या है हर्पिस, हर्पिस भी वायरस की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। फिर क्या है टाइफाइड, टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, तो ये ऑप्शन हमारा सही जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि नॉन वायरल है ह्यूमंस में। तो इसलिए सारे नाम याद रखो जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कि अगर आपसे कोई पूछे वायरल डिजीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो हमें कौन कौन से नाम याद होने चाहिए, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, और ये लास्ट वाला तो तुम्हें भली बात याद है, एड्स। ठीक है। उसके बाद कुछ वायरस प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं। हाँ सर, अभी हमने देखा ना टोबैको मोज़ेइक वायरस टोबैको की लीफ को अफेक्ट कर दिया था। तो अगर कोई वायरस प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, प्लांट को खराब कर रहा है, तो प्लांट में कौन कौन से सिम्टम आएंगे, वो सिम्टम आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो आप देख सकते हैं प्लांट की लीफ में मोज़ेइक पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा, मोज़ेइक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लीफ रोलिंग एंड लीफ कर्लिंग आर द सिम्टम ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इस तरह से लीफ रोलिंग और लीफ जो है कर्ल हो जाएगी, अगर इस तरह से देखने को मिल रही है मतलब कि ये भी एक तरह का क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी वेन्स जो है येलो कलर की हो जाएंगी। ठीक है। फिर ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, मतलब कि ग्रोथ रुक जाएगी, आप देख सकते हैं ये यहीं ग्रो हुआ और यहीं तक रह गया, ये ग्रोथ रुक गई इसकी, है ना। ड्वार्फिंग हो सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। ये ड्वार्फिंग रह सकता है, छोटा सा रह सकता है, क्यों रह सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। तो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद प्लांट में क्या क्या सिम्टम आते हैं, प्लांट में मोज़ेइक पैटर्न हो सकता है लीफ में, लीफ रोलिंग हो सकती है, लीफ कर्लिंग हो सकती है, दिस इज द मोज़ेइक पैटर्न, दिस इज द लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, एंड येलोइंग एंड व्हेन क्लियरिंग, दिस इज द येलोइंग एंड व्हेन क्लियरिंग, एंड ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, दिस इज द ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। इज इट क्लियर? ओके, वायरस क्लियर हुआ। चलो
नेक्स्ट आता है वायरोइड। क्या आता है? वायरोइड। इसको भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं मिली थी ना सर, ये भी एसेलुलर है ना सर, इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, फंक्शनल ऑर्गेनल नहीं होते, है ना, ये एक एसेलुलर है, ये एक इंफेक्शियस एजेंट है, ये लिविंग कंसिडर में नहीं कर सकते हम, ये सारी चीजें तो हम लिख सकते हैं बिना देखी, है ना। अब वायरोइड की अगर मैं बात करूं, तो वायरोइड को ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना, डिनर करते करते, डिनर कर रहा हूँ, सब्जी कौन सी है? आलू की सब्जी है। डिनर करते करते आलू की सब्जी है, मुझे पता लगा वायरोइड के बारे में। अब इसको कैसे याद रखना है, समझ में आ गया? देखो, तो कहानी का शीर्षक इधर देखते हैं कि वायरोइड को डिस्कवर किया था टीओ डीनियर ने, तो ऐसे याद रखा मैंने, डिनर हो जाएगा। टीवी देखते हुए तुम डिनर कर रहे हो, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो किसने डिस्कवर किया था? टीओ डीनियर ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1971। इन द ईयर 1971 वायरोइड वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनियर। वायरोइड वाज डिस्कवर्ड बाय टीओ डीनियर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? आलू की सब्जी खाते हुए, है ना। तो वाइल स्टडिंग पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जब वो पोटेटो में ट्यूबर डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, जब वो स्टडी कर रहे थे पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के बारे में, तब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर वायरोइड की वजह से ये सब हो रहा है। तो वायरोइड को डिस्कवर किया था टीओ डीनियर ने इन द ईयर 1971 वाइल स्टडिंग पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। अब देखिए, ये जो वायरोइड है एक तरह का इन्फेक्शियस एजेंट है, बिल्कुल है। और जो वायरोइड होता है वो वायरस से भी छोटा होता है। आप देख सकते हैं वायरस साइज में बड़ा है, तो ध्यान रखना वायरोइड जो होता है वो वायरस से भी छोटा होता है। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है सर, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बात कई बार पूछी गई है। चलिए, अब वायरोइड के पास होता है प्री आरएनए। क्या होता है? प्री आरएनए, ठीक है। वायरोइड जो कि वायरस से छोटा होता है, वायरोइड भी एक तरह की एसेलर स्ट्रक्चर है। वायरोइड को पता लगाया था 1971 में टीओ डीनियर ने, जब वो स्टडी कर रहे थे पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की। क्लियर है सर यहाँ तक सब कुछ? और यहाँ पर फ्री आरएनए होता है, और ये जो फ्री आरएनए है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट में देखूंगा ना, इसका वजन जब मैं देखूंगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा। किसके कंपेयर में? वायरस जो था उसका जो आरएनए था, उसके कंपेयर में वायरोइड का जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो ध्यान से सुनना, कौन बड़ा है, वायरस या वायरोइड? सर वायरस बड़ा है। और अगर वायरस बड़ा होगा और वायरस के अगर अंदर आरएनए है, तो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा ही होगा, सीधी सी बात है। तो वायरस साइज में बड़ा है और वायरस का जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू वायरोइड। क्लियर? चलिए, और यहां पर वायरोइड में प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। सर अब हमें क्लियर हो गया, एक तरफ है वायरस, एक तरफ है वायरोइड। वायरस साइज में बड़ा है, वायरस के पास प्रोटीन कोड भी है, और वायरस में जो आरएनए है उसका मोलिकुलर वेट भी ज्यादा है। वायरोइड साइज में छोटा है, वायरोइड के पास फ्री आरएनए है जिसका मोलिकुलर वेट कम है, और वायरोइड के पास तो कोई भी प्रोटीन कोड भी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे प्रायोन। प्रायोन जो है सिमिलर इन साइज होता है वायरस के। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, है ना, देखो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, वायरस और प्रायोन इस तरह से लिखा आ जाए साइज के बेसिस पे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वायरस और प्रायोन की साइज सिमिलर होती है, एग्जैक्ट होती है, सेम होती है। और वायरोइड छोटा होता है, तो वायरोइड प्रायोन से भी छोटा होगा। समझ में आ रही है ना आपको बात? वायरस और प्रायोन इन दोनों का साइज बराबर है, और वायरोइड बेचारा इन दोनों से छोटा है। ठीक है सर, समझ में आ गया? चलिए, ये लाइन क्लियर है। अब प्रायोन्स एक्चुअल में होते क्या है? प्रायोन्स एक्चुअल में एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। जैसे प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, ध्यान से सुनना, प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन में टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, और प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी होती है। मैं रिपीट कर देता हूं, प्रोटीन में अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। तो अलग अलग तरह से फोल्डिंग होती है प्रोटीन्स में, इस तरह से फोल्डिंग होती है प्रोटीन में। अब अगर ये फोल्डिंग कभी बिगड़ जाए, जैसे मान लीजिए जनरली ऐसी फोल्डिंग हो रही थी, पर अभी बिगड़ के ये ऐसी फोल्डिंग हो गई, तो अगर फोल्डिंग प्रोटीन की बिगड़ जाए, तो उस एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ प्रोटीन को हम कहेंगे प्रायोन।
ठीक है सर। प्रायोन इज ए एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन जो कि हमें न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है। न्यूरोलॉजिकल मतलब हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है, क्या है, न्यूरॉन्स, उनको डैमेज करता है। किनको डैमेज करता है? हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको डैमेज करता है। न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है। क्या करता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है। ठीक है सर। प्रायोन्स आर द एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो द मोस्ट कॉमन नोटेबल डिजीज, शॉर्ट में लिख दिया डिजीज, कोज बाय प्रायोन। देखो, जो मोस्ट फेमस है, मोस्ट फेमस डिजीज जो कि प्रायोन करता है, जो कि हम सबको पता है, उसका नाम है BSE, मतलब कि बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी नाम याद रखने में, बहुत इजी है, मेरे साथ याद रखो। बोविन, बोविन, गोविन से याद रखो, बोविन। ठीक है, बोविन, बोविन याद हुआ। अब स्पॉन्ज तो आपने देखा ही है, स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्जी फॉर्म, तो ये स्पॉन्जी फॉर्म। ठीक है, गोविन से बोविन, बोविन स्पॉन्जी फॉर्म, बोविन स्पॉन्जी फॉर्म। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड आया है एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलो का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ब्रेन से रिलेटेड। और मैंने आपको बोला कि ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज करेगा, मतलब कि न्यूरॉन भी ब्रेन में होते हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है एनसेफेलोपैथी, ब्रेन से रिलेटेड है ये। तो बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये कौन करता है? ये करता है प्रायोन। कौन करता है? प्रायोन। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BSE। समझ में आया क्या? है ना, क्लियर है? चलिए अब इधर देखिए आप, BSE, bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle। ध्यान से सुनना, प्रायोन्स क्या है? एक एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन है जो कि इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज करता है। ये प्रायोन जनरली क्या करता है? बोविन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी करता है। और ये जो बोविन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी होती है ना, ये काऊ में होगी, बफेलो में होगी, कैटल्स में होगी। किस में होगी? कैटल्स में होगी। और इसीलिए इस बोविन स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी को एक और नाम से जाना जाता है मैड काउ डिजीज, क्योंकि मैंने आपको बोला न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, दिमाग पे असर करेगी, दिमाग पे असर करेगी तो पागल कर देगी। तो इसलिए बोविन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये जो बीमारी है जो कि प्रायोन की वजह से होती है, इसको एक और नाम से जाना जाता है मैड काउ डिजीज, क्योंकि ये कैटल में हो रही है। क्लियर? न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो ऑब्वियसली मैड करेगी, पागल कर देगी। अब ये जो प्रायोन है जो BSE कर रहा है ना, इस BSE का एक एनालॉग भी है। ये जो BSE है, बोविन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी या फिर मैड काउ डिजीज, इसका एक एनालॉग होता है, एक वेरिएंट होता है इसका। जैसे कोरोना के वेरिएंट आए थे, वैसे इसका भी एक वेरिएंट है। कोरोना के वेरिएंट्स आए थे ना, अलग अलग म्यूटेट होके, तो वैसे इसका भी एक वेरिएंट है जो कि इंसानों में भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कोई गाय है, लेट सपोज कोई गाय है ना, उस गाय को BSE है, बोविन स्पोंजियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी है, मैड काउ डिजीज हो रखी है। उस गाय को किसी इंसान ने मारकर खा लिया, बीफ एक्सट्रैक्ट कर लिया, बीफ को खा गया, तो अगर वो इंसान ऐसा करता है, वैसे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर अगर ऐसा इंसान वो करता है तो उसको भी डिजीज होगी। और उस रेयर डिजीज का नाम है क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज। क्या नाम है? क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CJD इन ह्यूमंस। और ये कब होती है? ये बहुत ही रेयर होती है, और ये तब होती है जब आप बीफ खाते हो। और बीफ भी कौन सा? उस गाय का मांस खाते हो, या उस हम कह सकते हैं कैटल का मांस खाते हो जिसमें ऑलरेडी BSE हो रखा है, बोविन स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी मैड काउ डिजीज हो रखी है। अगर उसको कोई मार कर खाता है तो उस बंदे में भी रेयरली होने के चांस है, जिसका नाम है क्रूट्सफेल्ड जैकब डिजीज, CJD। और इसमें पता है क्या होता है बंदे के साथ? इसमें वो मर भी सकता है, एक इतना खतरनाक ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा जिससे उसकी मौत हो सकती है। क्लियर? तो ये था वायरस, नहीं वायरस और वायरॉइड मिक्स हो गया, वायरस, वायरॉइड, प्रायोन और लाइकेन। लाइकेन तो आप भली भांति परिचित है, लाइकेन इज ऑलरेडी कवर्ड, क्योंकि हम 3-4 बार बता चुके हैं, लेक्चर के स्टार्टिंग में भी अभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये समरी है, पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके लिए काफ़ी मैंने एफर्ट दिए हैं, अब आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो जो मैंने लेक्चर में बोला, जो भी शब्द मैंने लेक्चर में बोला, वो हर शब्द काम का है।
कहीं से भी नीट में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और जाइए जाकर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आप जितने एमसीक्यू लगाने हैं लगा लीजिए, क्योंकि इन लेक्चर्स के बाद शायद ही कोई ऐसा एमसीक्यू होगा जो आपसे नहीं लगने वाला। सारे ही एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। और एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ पर होगी? डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर कोर्स है, कोर्स में एनरोल होइए। फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, उसमें एनरोल होइए, फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा कोर्स के अंदर। ये लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए नीट, जेई ऑर्बिट और डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसे लेक्चर्स मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। थैंक यू।